अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? रमज़ान की आमद है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका वक्त बहुत अच्छा इबादत व असगार में गुजर रहा होगा। तो आज हम अपने लेक्चर का ऑनलाइन आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4, केमिकल इक्विलिब्रियम। पिछली क्लासेस में हमने ये देखा था कि आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से एक एनालाइट को एक मिक्सचर में से मोर देन 99% तक सेपरेट कर लिया था। और हमने वहाँ मिसाल डिस्कस की थी कि अगर आपके पास लेड और मरकरी का मिक्सचर हो तो क्या आप मरकरी को मोर देन 99.990% तक रिमूव कर सकते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन वाज अबाउट 0.01 मोलर। तो जवाब हमने देखा था और जवाब के मुताबिक हमने ये तय भी किया था कि यस वी कैन सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट आउट वन कैटाइन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक मेटल को अगर सेपरेट आउट करना है बाय प्रेसिपिटेशन तो आप उसके अंदर कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट अनलिमिटेड मकदार में डालते चले जाएं। होता यह है कि अगर आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट एक हद से ज़्यादा डाल देते हैं तो सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो यही हमारा आज का टॉपिक भी है। तो इसमें डीप में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स एक्चुअली दो चीज़ों का मजमुआ होता है। उसमें एक होते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स वो स्पीशीज़ होती हैं, वो ग्रुप्स होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकें। अब ये डोनेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी स्पीशी होनी चाहिए जो इस पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर जो खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल जिनको आप कहते हैं, तो उन एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के अंदर एक अच्छी सलाहियत होती है कि वो इन लिगेंड्स के दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकें और इन दोनों के मजमुए को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल आइन जिसमें डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगे, वो जब लिगेंड से कंबाइन होंगे तो लिगेंड अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेटल आइन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में प्लेस कर देगा और नतीजे में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जनरली हम इसको कॉम्प्लेक्स को इस इक्वेशन से शो कर सकते हैं। जनरली किसी भी ट्रांजिशन मेटल्स को हम ल्यूइस एसिड कह सकते हैं। आप एक लम्हे के लिए वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। और तमाम लिगेंड्स को हम ल्यूइस बेसिस कहते हैं। यहाँ पे भी आप अपनी वीडियो को पॉज करके इसका जवाब सोच सकते हैं, लेकिन मैं इनका जवाब इस तरह से आपको दे सकता हूँ, आप सोचिए जब तक आपको सोचना है कि तमाम ट्रांजिशन मेटल्स को लुईस एसिड्स इसलिए कहा जाता है कि लुईस एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स यही काम तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द लुईस एसिड्स। और लुईस बेस इसका उल्टा हो जाता है कि वो तमाम स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं वो लुईस बेस कहलाती हैं। तो लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स ही तो दे रहे हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज लुईस बेसिस। अब आप अगर ये सोचें कि एक एनाइन है एक्स और वो किसी मेटल के सॉल्यूशन में डाला जा रहा है, तो हमने ये लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि हम ये इनडेफिनेटली ऐड नहीं कर सकते। एक कॉन्सेप्ट तो जहन में यह आता है ना कि भाई एक मेटल को प्रेसिपिटेट आउट करवाना है, जैसे मिसाल के तौर पे लेड है और उसको प्रेसिपिटेट आउट करवाना है इन द फॉर्म ऑफ लेड आयोडाइड। तो एक आम केमिस्ट ये सोच सकता है, एक आम आदमी ये सोच सकता है कि मैं एक्सेस में आयोडाइड को डाल देता हूँ और लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, उसको मैं फ़िल्टर कर लूँगा। तो यहाँ पे ये मालूम होना ज़रूरी है कि हर वो चीज़ जो हमें इतनी आसान लगती है वो इतनी आसान हकीकत में नहीं होती। अगर आप एक एनाइन को यानी एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को एक ख़ास मकदार से ज़्यादा डाल देते हैं तो वो जो बनने वाला प्रेसिपिटेट है वो कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू दोबारा से डिसोल्यूशन की तरफ चला जाता है। यानी आप ये समझ रहे हैं कि भाई मैं तो सारे का सारा लेड इन टर्म्स ऑफ लेड आयोडाइड सेपरेट आउट कर लूँगा, प्रेसिपिटेट बना के फ़िल्टर करके अपने पास स्टोर कर लूँगा। लेकिन अगर आप लेड के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में आयोडाइड डाल देंगे तो वो क्या होगा, वो जो बनने वाले प्रेसिपिटेट हैं वो फिर दोबारा से हल होना शुरू हो जाएंगे। तो एक छोटी सी एक आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है भाई। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो जो आपके पास जो भी बनने वाली स्पीशी है वो फिर कॉम्प्लेक्सेशन में इन्वॉल्व हो जाती है। अभी कॉम्प्लेक्सेशन कैसे किस तरह से इन्वॉल्व होती है वो हमें देखना है। ठीक है, इसके लिए हमारी अगली स्लाइड है जिसमें मैंने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए डाली है, तो वो देखिएगा, फिर उस वीडियो की हम एक्सप्लेनेशन कर लेंगे।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब हमने कॉपर का सॉल्यूशन लिया और उसको प्रेसिपिटेट करने की कोशिश की बाय यूजिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं। लेकिन जैसे ही उस बनने वाले प्रेसिपिटेट के अंदर हम मज़ीद अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू करते हैं, तो वो जो बनने वाले प्रेसिपिटेट हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड के, वो दोबारा से डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और आपको एक इंतहाई डार्क ब्लू टेट्रा अमाइन कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो शुरू में आप देखिएगा कि आपके पास ब्लू प्रेसिपिटेट बनेंगे जो आपको नज़र भी आ रहा है, और अगर आपने अमोनिया को और ज़्यादा डालना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा कि टेट्रा अमाइन डाईहाइड्रोक्साइड कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स इंटेंसली ब्लू कलर रखता है जो आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के कितने स्टेप्स होते हैं? अगर हम लेड आयोडाइड की बात कर लें तो लेड आयोडाइड जो कि सिंपल बिल्कुल इक्वेशन के तौर पे इस तरह से लिखा जा सकता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने केएसपी वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन दर हकीकत इसमें 4 आपके पास कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स में मज़ीद लेड के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं अगर लेड को आयोडाइड एक्सेस में दिया जाए, जिसमें पहला अगर लेड आयोडाइड कैटाइन बनेगा तो उसका ये आपके पास फॉर्मेशन कांस्टेंट आ जाता है। इनको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट्स कहते हैं। ये जब आपके पास प्रेसिपिटेशन से आगे जाके कॉम्प्लेक्सेशन होना शुरू हो जाती है तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं आप इनको एक्चुअली फॉर्मेशन कांस्टेंट्स कहते हैं। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये फॉर्मेशन कांस्टेंट ज़्यादा वैल्यू का होगा, जो हमने डिस्कस भी किया था फिजिकली क्लास के अंदर, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो कॉम्प्लेक्स जो भी वो स्टेप है वो ज़्यादा बन रहा होगा और वो स्टेबल भी होगा, इसीलिए ज़्यादा बन रहा होगा। तो अगर आप लेड आयोडाइड की बात कर लेते हैं, लेड के अंदर एक्सेस आयोडाइड डालते हैं तो सिर्फ लेड आयोडाइड नहीं बनता बल्कि 4 साइड रिएक्शंस होते हैं और ये कॉम्प्लेक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। और यही बातें मैंने यहाँ पे स्लाइड में आपको बताई हुई है कि जब कंसंट्रेशन आयोडाइड की कम होती है तो फिर लेड और आयोडाइड का जो लेड आयोडाइड सॉलिड होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही अब आयोडाइड की कंसंट्रेशंस बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो ड्यू टू दोज 4 साइड रिएक्शंस ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस क्या होता है कि आपके पास जो बनने वाला लेड आयोडाइड है वो दोबारा से हल होना शुरू हो जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन स्टार्ट होती है, और कॉम्प्लेक्सेस हम सबको मालूम है कि वो सॉल्युबल इन नेचर होते हैं। तो अगर आपके पास लेड है और आपके पास आयोडाइड है और इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे आपको मालूम है, तो हमारे लिए ज़्यादा घबराने की बात इसलिए नहीं होती कि इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होगा तो वो 4 जो साइड रिएक्शंस हैं, जो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं नेक्स्ट स्लाइड में आप देख भी सकते हैं, तो वो 4 जो रिएक्शंस हैं वो 4 रिएक्शंस भी इक्विलिब्रियम में ही आ जाते हैं, तभी आपके पास फाइनल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। अगर वो 4 साइड रिएक्शंस जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्सेशन के दिखाए थे लास्ट स्लाइड में वो इक्विलिब्रियम में नहीं होते तो हर वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही होती और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही होती। या आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो जो प्रेसिपिटेटेड लेड 2+ आइंस है वो कभी भी कांस्टेंट कंसंट्रेशन में नहीं आते अगर वो 4 साइड रिएक्शंस आपके इक्विलिब्रियम में नहीं डेवलप होते।
तो लेड 2+ की कंसेंट्रेशन भी एक ख़ास वक्त के बाद कांस्टेंट हो जाती है और आयोडाइड की कंसेंट्रेशन भी एक ख़ास वक्त के बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो हमें किसी भी एक स्पीशी की कंसेंट्रेशन अगर मालूम हो और हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट या KSP की वैल्यू मालूम हो तो हम दूसरे आयन की कंसेंट्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे एक सवाल में आपके लिए किया भी है। अब यहाँ पे आपके पास वही 4 स्पीशीज रखी गई हैं जो कॉम्प्लेक्सेशन में इन्वॉल्व होती हैं लेड और आयोडाइड की, और आपसे कहा हुआ है कि अगर आपके पास आयोडाइड की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर हो तो आप बताइए इन 4 स्पीशीज की क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए, 4 स्पीशीज की। तो हम एक इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन कर लेते हैं और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप घर पे खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप पहला वाला क्वेश्चन भी खुद से ट्राई कीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप देखिए सबसे पहले इसकी KSP को कंसीडर करें। KSP को कंसीडर कर लेंगे आप तो यहाँ से लेड की कंसंट्रेशन निकल आएगी आपके पास, क्योंकि आयोडाइड आपको बता दिया है इतने मोलर आयोडाइड है और KSP आपको मालूम है, और हमने लास्ट फिजिकल क्लास में डिस्कस किया था कि आपके पास लेड की कंसंट्रेशन निकालने के लिए आयोडाइड की कंसंट्रेशन यानी किसी भी काउंटर आयन की कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये आप पुट करते हैं तो लेड की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाती है। अब आपके पास लेड की कंसंट्रेशन भी आ चुकी है, आयोडाइड की कंसंट्रेशन भी आ चुकी है, तो आप इस इक्वेशन में पुट करके लेड आयोडाइड जो कैटाइन है आपका PBI+, इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। K1 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, लेड 2+ हमने यहाँ से निकाल लिया है ये वाली वैल्यू, और आपके पास आयोडाइड जो है वो 0.0010 मोलर गिवन था। तो इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं तो ये PBI+ की कंसंट्रेशन आपके पास 7.9 एक्सपोनेंट -4 मोलर निकल के आती है। तो इस तरह से जब आप फॉर्मेशन कांस्टेंट के अंदर ये वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स्ड आइंस हैं उनकी कंसंट्रेशन निकल के आ जाती है कॉम्प्लेक्स आइंस की। तो जिस तरह से हमने इस लेड आयोडाइड की कंसंट्रेशन निकाली कैटाइन के लिए, उस तरह से आप इन बकिया जो कॉम्प्लेक्स आइंस है ना इनकी कंसंट्रेशन को घर पे इवेल्युएट कर सकते हैं। और इसकी जो ट्रू वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको जो गूगल मैंने बनाई है गूगल क्लासरूम उस पर ये वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके अपने आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए आपने ये जो 1 मोलर वाला सवाल था इसको भी सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसके आंसर्स को आपने गूगल क्लासरूम पे इन द फॉर्म ऑफ कमेंट लिख देना है। ये मैंने फॉर्मेशन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ लिख दी हैं जो आपके लिए आसानी करेंगी सवालात को हल करने के लिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लेड हमने डिफरेंट इक्वेशंस के ज़रिए कैलकुलेट किया है उन सब को हम ऐड करने की कोशिश करें तो ऐड करने के बाद इन सब का जो ग्रैंड टोटल आता है वो तकरीबन 8.7 मिलीमोलर आता है। अब 8.7 मिलीमोलर में लेड की तकरीबन तमाम फॉर्म्स मौजूद है, जिसमें लेड 2+ भी है, लेड आयोडाइड कैटाइन भी है, लेड आयोडाइड एक्वस भी है, लेड ट्रायोडाइड एनाइन भी है, लेड टेट्राआयोडाइड डाई एनाइन भी है। तो इन तमाम को जब आप ऐड करोगे तो 8.7 मिलीमोलर इसका कंसंट्रेशन बन जाएगी। अब अगर 8.7 मिलीमोलर टोटल लेड मौजूद है तो इसमें लेड 2+ में फ्री फॉर्म में कितना है, क्या आप बता सकते हैं? तो इसको बिल्कुल हम बताया जा सकता है कि लेड 2+ अगर फ्री फॉर्म में यानी सिर्फ ये कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। स्लाइड नंबर 8 थी गालिबन उसके अंदर, जिसमें आपने KSP को यूज़ करते हुए आयोडाइड की कंसंट्रेशन को यूज़ करते हुए लेड की कंसंट्रेशन निकाली थी जो 7.9 मिलीमोलर बनी थी। तो 7.9 को अगर आप ऊपर रखें, 8.7 एक्सपोनेंट -3 को नीचे रखें और मल्टीप्लाई करें 100% से तो आपके पास परसेंटेज ऑफ लेड आ जाएगा। तो इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ लेड कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको इस तरह से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अब अगर आपके पास आयोडाइड की कंसंट्रेशन कम है तो जब आप आयोडाइड बढ़ाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो लेड है टोटल वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके पास आयोडाइड बढ़ता जा रहा है तो लेड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। लेकिन जैसे ही वो एक पॉइंट से ज़्यादा होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड पे होगा, तब क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा
और कॉम्प्लेक्स बनना जैसे ही शुरू होगा, डिजॉल्व्ड लेड की मिकदार बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि जो 4 स्पीशीज हैं जिनका हमने जिक्र किया था, इनके फॉर्मेशन कांस्टेंट की मदद से हम इनकी कंसंट्रेशंस भी निकाल सकते हैं। इनकी इंडिविजुअल मिकदार बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से डिजॉल्व लेड बढ़ता चला जाएगा। तो आपके पास एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर आयोडाइड बढ़ जाए तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और लेड डिजॉल्व फॉर्म में ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से सवालात आपको दिए जा सकते हैं इम्तिहान में, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि जनाब परसेंट लेड कितना आ रहा है, या परसेंट लेड टेट्राआयोडाइड जो इसका एनाइन होता है वो उसकी परसेंटेज क्या है। तो उसमें करना कुछ भी नहीं है, परसेंटेज जिस आइन की पूछी जाए आपसे वो आप उसकी इंडिविजुअल कंसंट्रेशन जो निकाली होगी आपने, जैसे यहाँ पे लेड टेट्राआयोडाइड का पूछा जा रहा है, ये लेड टेट्राआयोडाइड ये लास्ट में, इसकी वैल्यू को ऊपर रखिएगा और टोटल लेड जो आपने निकाला है वो नीचे, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100% से, तो आपके पास यहाँ पे उस पर्टिकुलर केमिकल स्पीशी की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये तमाम काम आपको 1 मोलर के लिए भी कैलकुलेट करना है ताकि आपकी मैक्सिमम जो प्रैक्टिस है वो हो सके। तो अपने साथ अपने जो सवाल आते हैं वो खुद से डिवाइस कीजिएगा और उसको खुद ही से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमने जो सॉल्युबिलिटी कर्व है वो आपको बना के समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे एक्स एक्सेस पे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड चल रही है। लॉग हमने ले लिया क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम क्वांटिटीज़ को आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए उनका लॉग लिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो आपके पास लेड की कंसंट्रेशन है वो रिपोर्ट की गई है। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन में इनिशियली लेड ज़्यादा था, जैसे ही आप आयोडाइड डालते चले गए तो क्या हुआ, लेड जो डिजॉल्व फॉर्म में था वो कम होना शुरू हो गया क्योंकि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद एक मौका ऐसा आया कि मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हो चुकी है, उसके बाद मज़ीद आयोडाइड अगर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद कॉम्प्लेक्सेशन स्टार्ट हो गई। कॉम्प्लेक्सेशन स्टार्ट होने के बाद जो लेड है वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में दोबारा जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बनना शुरू हुए थे वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में लेड को ले जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो आपके पास ब्लू कलर की कर्व है, ये आपके पास ये जो ब्लू कलर की कर्व है ये आपके पास जो एक ओवरऑल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप इंडिविजुअल स्पीशीज की सॉल्युबिलिटी को गवर्न करते हुए देखें, इंडिविजुअल स्पीशीज जैसे लेड 2+ है, अगर हम सिर्फ लेड 2+ की बात कर लें और उसमें हम आयोडाइड की एडिशन को एक्स्ट्रापोलेट करके देखें तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है या उसका जो आप ये कह लो कि सॉल्यूशन में मौजूद मिकदार है वो कम होती रहेगी जैसे जैसे हम आयोडाइड बढ़ाना शुरू कर देंगे। इसके साथ जो लेड ट्रायोडाइड है, लेड ट्रायोडाइड इनिशियली कम होता है क्योंकि शुरू में सिर्फ प्रेसिपिटेशन होती है, कॉम्प्लेक्सेशन नहीं होती। जैसे जैसे हम आयोडाइड बढ़ाना शुरू करेंगे लेड ट्रायोडाइड बढ़ता चला जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन इसको दोबारा से बनाना शुरू कर देगी। इसी तरह से आपके पास ये जो लाइन है ये लेड आयोडाइड कैटाइन की है। तो लेड आयोडाइड कैटाइन भी इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी और जब आप आयोडाइड डालते चले जाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये इंडिविजुअल कर्व्स को भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए और आपको ये जो कंबाइंड कर्व है जो एक्सपेरिमेंट में आपको एक्चुअली नज़र आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपकी रेफरेंस के लिए लिख दी हैं और यहाँ पे हम अपने इस लेक्चर को अख्ताम करते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई सवाल आते हैं तो आपको कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर कुछ डिस्कशन है तो फिर हम गूगल क्या नाम है अपना क्लासरूम पे वो डिस्कस भी कर लेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।